स्टूडेंट्स मजे में। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा छोटा सा भाषण मीन्स मोटिवेशन टाइप। आपको कुछ फील होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। देखो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है। मैं प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूं कि अच्छा एक्ट कर पाऊं। क्लास में जब हम पढ़ाते हैं ना तब हमारा कॉन्फिडेंस इससे 10 गुना होता है, लेकिन यही कैमरे के सामने ना कैमरा फियर होता है, ठीक है। कहीं कुछ गलती नहीं हो रही है, सारे पेरेंट्स देखेंगे, ये सब हमको प्रेशर होता है। क्लासरूम में हम फ्री फ्लो में पढ़ाते हैं, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि क्लासरूम में कुछ भी पढ़ा देते हैं, लेकिन क्लासरूम में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है तो और भी काम अच्छा होता है। कैमरे के सामने इतना जमता नहीं, बट आई एम ट्राइंग कि मेरे किसी बच्चे की पढ़ाई इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बिगड़े नहीं, इसलिए आपको रेगुलर वीडियो सेंड कर रहा हूं, ठीक है। अब आपने कहा गलती की उस पर बात करनी है। यस, आपने गलती की तभी तो मैं भड़का, इसलिए तो मोटिवेशन के लिए बैठ गया। देख क्या गलती की बताता हूं। होमवर्क आप जो मुझे सेंड करते हो, जो मेरे कोचिंग के बच्चे उनको बोल रहा हूं, आप जो मुझे होमवर्क सेंड करते हो रोज, कुछ बच्चों का होमवर्क मैंने देखा वो मेरा नोट्स का ही पूरा कॉपी था। मतलब क्या इसका मतलब, तेरा नोट्स और मेरा नोट्स कुछ फर्क तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए फर्क? बिल्कुल होना चाहिए। इंसान हमेशा अपनी सोच से आगे आता है, अपने दिमाग से, अपनी स्किल से, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, उससे इंसान आगे आता है, उससे सक्सेसफुल बनता है। सिर्फ कॉपी और इमिटेशन से तो क्या होगा? जहां तक मैं पहुंचा वहां तक तू पहुंचेगा मेरे फुटस्टेप पे चल चल के, उससे आगे नहीं जा पाएगा। और मैंने कोई बड़े झंडे नहीं गाड़ दिए कि लाइफ में बहुत पॉपुलर हो गया हूं। मेरी भी एक रेंज तक मैं सक्सेसफुल हूं थोड़ा बहुत, तो मेरी लिमिट तक ही तेरे को आना है कि मेरे से भी आगे जाना है, आगे जाना है ना। तो सुन, होमवर्क में अपने खुद के वर्ड्स डाल, अपनी खुद की थॉट लड़ा। खुद की थॉट मतलब जो तू वीडियो में से देख के सीख रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको फील करो। तुझे क्या समझ में आ रहा है वो लिख होमवर्क में। तेरा खुद का कुछ समझा हुआ लिखेगा तब ना मैं उसको चेक करके बोलूंगा कि ये तू राइट समझा या ये तू रॉन्ग समझा। रॉन्ग समझा होगा तो मैं वहां पे टोकूंगा तेरे को कि ये तू रॉन्ग कर रहा है, ये तू जो समझा ना कुछ गलत समझा है, चल मैं फिर से समझाता हूं, समझा। इसलिए होमवर्क हमेशा अपनी सोच से करो, टीचर का कॉपी मत करो, वरना टीचर को भी पता नहीं लगा पाएगा कि मेरे इस बच्चे को समझ में आया कि मेरे इस बच्चे को गलत समझ में आया, समझा। तू चाहता है कि तेरा प्रॉपर वैल्यूएशन हो तेरे होमवर्क का, मैं यहाँ पे बैठे बैठे जान पाऊं कि क्या मेरा बच्चा सही समझ रहा है। तो होमवर्क अपनी सोच से लिख, अपने दिमाग, वीडियो देख पूरा, लेकिन नोट्स, अच्छा मैंने नोट्स क्यों डाले? तेरी कॉपी करने के लिए नहीं डाले, तेरे को सपोर्ट के लिए डाले कि देख ऐसे नोट्स बना सकते, इतने पॉइंट्स इसमें ले सकते हैं। लेकिन पॉइंट में थोड़ा बहुत तो अपना डाल रहे, कुछ नहीं तो हाय हेलो ईज आ रहे मत तो अपना डाल। बिल्कुल रट्टा एकदम छापा मार देता है। मैंने छापा नहीं मारा, तू मेरे नोट्स देख और तेरा टेक्स्ट बुक देख ले, तुझे लगेगा डिफरेंट कि हाँ ये सर के वर्ड्स कहीं और से लाए सर ने। एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक जैसे वर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन मेरे वर्ड्स को तू रॉन्ग भी नहीं बोल सकता, मार्क्स देना पड़ता है। और यही वर्ड्स, इसी टाइप के नोट्स बना के बच्चे मेरे फिजिक्स में 100 भी लाते हैं, 99 भी लाते हैं, 98 भी लाते हैं, समझा। तो अपना कुछ डाल नोट्स में, ठीक है। कॉपी नहीं करना है। जैसे देख एक और तुझे मोटिवेशन देता हूं, शायद अब कल आ जाए। ये जितने भी महान क्रिकेटर्स हैं उनकी बात कर ले, जैसे सचिन है, सौरव गांगुली दादा, प्रिंस ऑफ कोलकाता, राहुल द्रविड़ है। इन सब के वीडियोस देख के या इनके शॉट की टेक्निक खेल देख के सहवाग, युवराज, धोनी, कोहली, ये सब लोग बड़े हुए। इन सब ने इन महान खिलाड़ियों का बैटिंग देखा ना। लेकिन ये जो युवराज, धोनी, कोहली, सहवाग, ये खेलते क्या इनके जैसा खेलते हैं? नहीं, ये खुद का शॉट खेलते हैं, खुद की टेक्निक से खेलते हैं। सबका खेलने का अंदाज अलग है, समझा। मतलब ये लोग वीडियोस देखते हैं, सचिन के देखते हैं, सौरव के देखते हैं, द्रविड़ के देखते हैं, सबके वीडियोस देखते हैं, लेकिन खेलेंगे क्या? अपना नेचुरल गेम, समझा कि नहीं। तो तू भी मेरे वीडियोस देख, मस्त सीख उसमें से, लेकिन नोट्स है, आर्ग्यूमेंट से तो अपनी खुद की नेचुरल होनी चाहिए यार, तभी सक्सेसफुल होगा। ऐसे कॉपी वॉपी मारने का नहीं, समझा। इतना भाषण बहुत है ना, आज तो अगली बार बेईमानी वाला काम नहीं करना कि सर का नोट्स कॉपी करके भेज दिया। प्रॉपर अपना कुछ डाल, तो मुझे भी लगेगा कि मेरा बच्चा यहाँ गलत है यहाँ सही है, ठीक है। तो अगली बार ऐसा होना नहीं चाहिए। टेक केयर। ओके, चलो अब नया क्वेश्चन, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल
एनालिसिस। रट्टा मारना है, लिख दूं चारों के चार पॉइंट्स, लिख देता हूं टेक्स्ट बुक में से देख देख के मस्त रट्टा मार देता हूं। तू भी रट्टा मार ले, मार्क्स आ जाएंगे, स्कूल एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कर दू रट्टा। फील कर, फिजिक्स को फील कर, अंदर लगना चाहिए कि तू क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। अब ये लिमिटेशंस वाला टॉपिक क्यों आया, क्या जरूरत थी इसकी? बिल्कुल जरूरत थी। अपन ने जब डायमेंशनल एनालिसिस सीखा ना, तो अपने को लगा कि यार हम न्यूटन और डाइन का रिलेशन बना सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर खुद बना सकते हैं। यार अपन तो जीनियस बन गए। फिर तुझे लगा कि यार रिलेशंस बना सकता हूं कि भाई ये किस किस पे डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, जैसे H इज इक्वल टू I²RT, ये सब फॉर्मूले भी बनाने आ गए। तो तुझे लगा अरे मैं तो बड़ा जीनियस हो गया यार, मेरे को तो सब आ गया। फिर तूने ये भी देखा कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो तुझे वो भी कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार मुझे तो ये भी करना आ गया, फॉर्मूला सही है गलत वो चेक करना भी आ गया, मतलब मैं तो जीनियस तो बन गया। ऐसा नहीं है, ये लिमिटेड मेथड था। अभी एक फॉर्मूला लिखूंगा बोर्ड पे, तो उसको डायमेंशनल एनालिसिस में कितना भी गोता लगा ले उसको आंसर नहीं कर पाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस इज अ लिमिटेड मेथड। इसकी कुछ मर्यादाएं हैं, इसकी कुछ बाउंड्री है कि इस बाउंड्री के बाहर का सम होगा, क्वेश्चन होगा, तो वो हम इस डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए फिजिक्स का कुछ और टेक्निक सीखना पड़ेगा, समझा? तो क्या क्या लिमिट है, हाँ अब पकड़ में आया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन समझना होता है पहले, आंसर तो फिर अपने आप निकलेगा, अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से। देख तेरा पहला एक्सपीरियंस बताता हूं। अपन ने ये फॉर्मूला बनाया था जिस दिन, T इज डिपेंडिंग ऑन L एंड G, ये सब आ गया ना आगे के प्रैक्टिस सेशन में। हाँ, तब देख यहाँ पे अपन ने कांस्टेंट लिया था। अच्छा, ये कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं लिखे थे अपन ने, और लास्ट में जब आंसर आया था ना ऐसा यू अपना √L/G, तब इस K की जगह अपन ने डायरेक्ट लिख दिया था 2π। तो तब तुझे लगा नहीं कि हाँ सर कुछ कॉम्प्रो किया है यार, ये कहां से आया पता नहीं चल पा रहा है सर, और मैंने बताया भी नहीं था। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोल दिया था, दिस आंसर इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एक्सपेरिमेंट किए अलग से, उस पर से आंसर आया और मैंने डायरेक्ट रख दिया। मतलब तूने तो रट लिया ना, शायद मुझे तो पता भी होगा कि क्या एक्सपेरिमेंट करना है, तुझे तो वो भी नहीं पता था, तूने रट लिया। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिट है कि इसका आंसर वो नहीं दे पाता है, समझा? हाँ, तो पहला ही तेरा एक्सपीरियंस लिख के, हाँ सर जब मैं डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहा था ना, तब ये बिना डायमेंशन वाला जो कांस्टेंट है, बिना डायमेंशन मतलब इसके डायमेंशन नहीं है, 0 0 है, तो डायमेंशन लेस जो कांस्टेंट है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला। हाँ, मतलब ये बाउंड्री आ गया, ये इसका आंसर हम डायमेंशन से नहीं कर पाते, समझा? इसका पहला लिमिटेशन, कांस्टेंट which are dimensionless, we cannot obtain any information about them, बोल, समझाइए तेरा पहला एक्सपीरियंस। अरे ऐसा दूसरी जगह भी हुआ था यार, ऐसा लिया था ना वो H इज इक्वल टू K I²RT, इसमें भी लास्ट में क्या लिखा था कि फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स K इज इक्वल टू 1। कैसे आया था, नहीं पता था ना, तो ये अपनी लिमिट आ गई कि हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में डायमेंशनल एनालिसिस घुसेड़ना नहीं। ओके, तो ये पहला लिमिट हो गया। ओके, दूसरा एक्सपीरियंस। अच्छा, अपन ने इतने फॉर्मूले बनाए, देखिए एक भी ये भी आया था GM1 M2 अपॉन R², लेकिन इसको डायमेंशनल एनालिसिस में नहीं डाला था मैंने। इसका एमएलटी बनाया था ना अपन ने, 1 3 2 बीच वाला प्लस और ये दोनों माइनस, बनाया था कि नहीं? हाँ, तो इस टाइप के फॉर्मूले जिसमें ये कांस्टेंट के भी कुछ डायमेंशंस होते हैं, ऐसे फॉर्मूले डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसके डायमेंशंस हमको पता नहीं होते हैं, समझा? हाँ, तो इधर दूसरा ये एक्सपीरियंस क्या हुआ अपना कि जिन फॉर्मूलों में डायमेंशन वाला कांस्टेंट होता है वो फॉर्मूले हम नहीं बना सकते, वो अपना लिमिट है। तो इसको क्या लिखेगा, दिस मेथड इज ऑफ नो यूज इन इक्वेशंस हैविंग कांस्टेंट विथ डायमेंशंस
हैविंग कांस्टेंट विद डायमेंशंस। हाँ समझ में आया, पकड़ में आया ना? ठीक है, एक और देख, अब ये एक इंफॉर्मेशन है, जैसे देख, नहीं लिमिटेशन भी है। मैंने आपको इतना प्रैक्टिस करवाया, 4 वीडियोस डाले, डायमेंशनल एनालिसिस का यूजेस 1, यूजेस 2, यूजेस 3 और प्रैक्टिस पेपर, 4 वीडियोस डाले। चारों वीडियो में कहीं भी मैंने तुझे साइन कॉस वाले सम्स नहीं करवाए, ई एक्सपोनेंशियल वाले सम्स नहीं करवाए, लॉगरिथमिक सम्स नहीं करवाए। क्यों? क्योंकि वो डायमेंशनल से होते ही नहीं है। समझा? तो लिमिट डाल दे कि हाँ सर बड़े चालाक हो, ये साइन है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, या एक्सपोनेंशियल है या सर लॉगरिथमिक है। हाँ, इस टाइप के टर्म्स जिस इक्वेशन के अंदर होते हैं वो इक्वेशन हम डायमेंशनल से नहीं बना सकते। जैसे देखिए वेव का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, लिखा पूरा वेव इक्वेशन। ये इक्वेशन एमएलटी से नहीं बना सकते क्योंकि इसके अंदर एक ट्रिगो फंक्शन आ गया। समझा इसका एक और लिमिट कि नहीं समझा? हाँ, लिख देना, इक्वेशंस विच हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। या इसको और भी अच्छा लिख दे, कैनॉट, दे डोंट पोजेस एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ऐसा कुछ भी अपना वर्ड डाल के लिखना, कॉपी नहीं मारना। चलिए एक और लास्ट वाला। अब देख, जैसे ये कोई क्वांटिटी है एच आई पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, टी पे डिपेंड करता है, तो तू फॉर्मूला बना लेगा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। लेकिन अब एक और टर्म बढ़ गया कुछ भी जैसे, तो फॉर्मूला नहीं बन सकता है। मतलब ये भी लिमिट है क्या, कि कोई भी क्वांटिटी इफ इट इज डिपेंडिंग अपॉन मोर देन 3 क्वांटिटीज, it has the relation with more than 3 quantities, then such equations cannot be obtained by using dimensional analysis method. समझा? 3 से ज्यादा कोई रिलेशंस है इसका, तो फिर ये ऐसे फॉर्मूले नहीं बन सकते। डन? ये हो गया तेरा सारा का सारा लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन क्या पढ़ा कि जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, उसके लिए अलग से एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। दूसरा, जो डायमेंशन वाले कांस्टेंट होते हैं उसके तो इक्वेशन ही नहीं बनते, छोड़ बाकी तो छोड़, इक्वेशन ही नहीं बना सकते हम वैसा, क्योंकि इसके डायमेंशन नहीं बता होते। थर्ड, ऐसे इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंशियल है, साइन है, लॉगरिथमिक ही आता है, वैसे इक्वेशन भी नहीं बना सकते। मतलब ये 2 टाइप की इक्वेशन नहीं बना सकता, जिसमें डायमेंशन वाला कांस्टेंट बैठा हो और जिसमें ये सब बैठे हो, वैसे इक्वेशन नहीं बना सकते। फोर्थ, किसी क्वांटिटी का 1, 2, 3 से ज्यादा रिलेशन है तो वो इक्वेशन भी नहीं बन सकता। क्लियर? डन। ओके, चलो अब थोड़ा डायमेंशनल प्रैक्टिस कर लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फंडा, फिर इसको खत्म कर देते हैं टॉपिक को। ठीक है, चलो प्रैक्टिस में क्या है, पहले थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस सीख ले। क्या एक्स्ट्रा है? कुछ चीजें जो तू आज फाइनली जान ले तो मैं जिम्मेदारी में से मुक्त हो जाऊं। देख, पहली चीज, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो होता है ना ब्रैकेट में, उसका एमएलटी 0 होता है। देखिए रहा साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन के अंदर ये जो दिख रहा है ना ब्रैकेट में, हाँ, इसका एमएलटी 0 होता है, M0, L0, T0। सोच क्यों? ये एंगल की जगह पे ना, जैसे देख यहां नॉर्मली क्या होना चाहिए, साइन 30 डिग्री होना चाहिए ना, ये एंगल है देख, और एंगल का एमएलटी तो 0 होता है क्योंकि उसका यूनिट रेडियन होता है जो एमएलटी में नहीं आता है। अच्छा, तो एंगल की पोजीशन पे ये आया ना, ये है तो एंगल ही, कुछ भी चाहे ए एक्स प्लस बी हो, कुछ भी हो, है तो एंगल, उसका एमएलटी क्या होगा? 0। तो ये याद रखने वाला गुरु मंत्र है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी होता है उन सबका एमएलटी क्या होता है? 0। वन मोर, यही सेम सीन है एक्सपोनेंशियल के साथ। ये एक्सपोनेंशियल टर्म होगा कुछ भी, उसकी पावर में कुछ भी है, जैसे माइनस अल्फा प्लस एक्स बीटा, ऐसा कुछ भी है। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है एक्सपोनेंशियल की पावर में जो बैठा है, उसका भी एमएलटी क्या होगा? 0। मिल गया गुरु मंत्र। एक और गुरु मंत्र ले, लॉगरिथमिक टर्म्स के अंदर जो भी होता है इसका भी एमएलटी क्या होगा? 0। मिल गया एक और गुरु मंत्र। हाँ, तो ध्यान रखना किधर किधर एमएलटी 0 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर वाले का एमएलटी 0 होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो बैठा होता है इसका एमएलटी 0 होता है, फिर लॉग के अंदर जो बैठा होता है उसका भी एमएलटी 0 होता है। ठीक है?
ओके, चलो मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। ये इक्वेशन, ये रहा देखिए इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। ऐसे इक्वेशन तूने कभी देखे ही नहीं होंगे। हमको इक्वेशन से मतलब ही नहीं, हमको तो इसके एमएलटी में घूमना है। ठीक है, देख ये पूरा y मीटर में, ओके। फिर इस इक्वेशन के अंदर जो a और x दिख रहा है वो भी मीटर में है। ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन k, मतलब a का एमएलटी बनाना है, k का एमएलटी बनाना है, बना के इधर रख दे, आंसर आ जाएगा। तो कैसे बनाना है देख, सबसे पहले तो इक्वेशन को लिख इधर, y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। अब सबसे पहली बात, a और x तो मीटर में है, तो लिख ले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a, क्या लेगा, L1 लेगा रे, मीटर में ना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x क्या लेगा, L1 लेगा, वो भी मीटर में। अब इसके अंदर नजर दौड़ा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ रहा है, आया कि नहीं, तो इसको बाहर निकाल और इसका एमएलटी क्या ले ले, 0। क्या ले ले, 0, समझा। अब k को इधर रख, x को नीचे डाल, x आया नीचे। अब नीचे जो x बैठा है उसका एमएलटी क्या होता है, ये रहा ना L1। अब इन सबको ऊपर ले जा, ये तो 0 0 वाले नहीं लिखेगा तो चलेगा, L को ऊपर ले जा, -1, तो ये मिल गया k का एमएलटी। तो फाइनली तुझे a और k मिल गया, लगा दे यहाँ पे, a का एमएलटी आया सर L1 और k का एमएलटी आया L-1, इसको ऊपर ले ले L2, तेरा आंसर आया। समझ में लगा ना, इजी। यहां बस इसका एमएलटी 0 था, वो ध्यान रखना था। क्लियर, चल डन। ओके, चल एक और देख, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज दिस। तो क्या लिखा देख, F इज इक्वल टू A sin k1x प्लस B cos k2t। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k1 बाई k2 क्या होगा, पहले फार्मूला तो लिख, F इज इक्वल टू A sin k1x प्लस B cos k2t। सबसे पहले देख, ये जो अंदर बैठा है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, इसको बाहर निकाल, इसका डायमेंशनल क्या होगा, 0 0 0। फिर इसको भी बाहर निकाल, इसका एमएलटी भी क्या होगा, 0 0 0 हो गया ये। अब स्टार्ट कर, k1 को इधर ही रहने दे, x को नीचे डाल दे, 0 0 0, x गया नीचे। x क्या है, मीटर होता है, डिस्टेंस। हाँ, तो 0 0 0 और नीचे आ गया L1। अब इसको ऊपर ले ले तो हो गया L-1। बाकी ये जो 0 वाले नहीं लिखेंगे तो चलेगा। इधर भी सेम स्टोरी देख, k2 को रख, t को नीचे डाल, ये t आ गया नीचे, 0 0 0 और नीचे t का क्या हो जाएगा, t1। अब इसको ऊपर ले ले, हो गया t-1। बोल, कहां टफ है फिजिक्स, ये 8वीं 9वीं का गणित पढ़ रहे हैं हमको ऐसा लग रहा है। तो ये दोनों वैल्यू मिल गई, चढ़ा दे इधर। k1 के लिए L-1 लाए थे और k2 के लिए क्या लाए थे, t-1। अब इसको ऊपर ले ले, तो L-1 t-1, m नहीं है ना तो उसको ये t-1 है, ऊपर जाएगा तो +1। हाँ, ओके, चल अब एक और देख। ये इक्वेशन पूरा दिया है, क्या है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। एक्चुअली गैस इक्वेशन है, गैस के चैप्टर में आएगा तेरे पूरा, तब समझना बढ़िया से। अब इसके अंदर जो P है उसको प्रेशर समझना है, V को वॉल्यूम समझो और T को टेम्परेचर समझो और अपने एमएलटी बना दो। आते ही हमको प्रेशर का एमएलटी आता ही है 112, सिर्फ पहला मार्क, प्लस वॉल्यूम का L3, टेम्परेचर का केल्विन 1 आता है ना। ओके, लेकिन अपने ये याद कर एक बात, अपनी बात हो चुकी थी क्या, कि एमएलटी एनालिसिस मेथड लेते हैं हम, तब जहां भी प्लस माइनस दिखता है वहां पे क्या समझना है हमको, याद कर, इक्वल टू समझना है। क्या समझना है, इक्वल टू। याद आया ना। तो देख यहाँ दो जगह प्लस माइनस दिख रहे, तो पहले उसको चेंज करके अपने अंदाज में लिख। देख ऐसे लिख ले, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। अब ये प्लस को हटाओ, इसलिए हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, इक्वल टू, क्योंकि इनके एमएलटी इक्वल होते हैं, इसका एमएलटी इक्वल होता है। ठीक है, ओके, ये बन गया अपना सेटअप। अब यहां से दो गैंग बना दे, ऐसे एक इधर वाला, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, और एक इधर वाला। डन। अब इस V स्क्वायर को इधर डाल, तो A इज इक्वल टू P इंटू V स्क्वायर हो गया। अब V का एमएलटी क्या है,
1 -1 -2। V मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब और ऊपर है स्क्वायर, ठीक है। 1 -1 -2 और ये हो गया 3 2 6। अब देख ये L दो बार है तो एक ही बार लिखना है और बाकी सारी पावर्स को यहां पे इकट्ठा करना है। तो फाइनली क्या हो गया M1 L5 T -2। कैमरा मैन आ रहा है ना यहाँ पे, ओके। अब इधर आ जाओ, ये वॉल्यूम है तो L3 B आ गया ले। अब A अपॉन B करना है, चल करते हैं A अपॉन B। ऊपर A का एमएलटी, नीचे B का एमएलटी। चलो A का एमएलटी क्या लाया 152 152 और नीचे B का एमएलटी क्या लाया L क्यूब M1 L5 -3 T -2। अभी भी तो ये पावर में रो रहा है तो डूमर। अब ये पावर सिखाने वाली चीज है, कितना सिखाया है ना। चल आजा एक और प्रैक्टिस करते हैं। इन S इज इक्वल टू A 1 माइनस एक्सपोनेंशियल के पावर में -bxt, ये फॉर्मूला है। इसलिए कैसे कैसे फॉर्मूले ना अपन ने कभी देखे भी नहीं, अपने को समझनी नहीं है। अभी आगे सब चैप्टर्स आएंगे उसमें ये सब कुछ मिलेगा तुझे, तब ये फॉर्मूला फील होगा। अभी तो सिर्फ एमएलटी पे फोकस करना। इस फॉर्मूले में S क्या है स्पीड, B क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो गिव द यूनिट ऑफ सॉरी x डिस्प्लेसमेंट है तो B का यूनिट बनाओ, बनाते हैं डोंट वरी। पहले तो इसको बाहर लिया S इज इक्वल टू A 1 माइनस एक्सपोनेंशियल bxt, ठीक है। चल अपना एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि इसका MLT 0 लेना है। यही आया था ना तेरे दिमाग में भी, वेरी गुड। चल बच्चा होशियार हो गया। ये bxt का MLT क्या लेना है 0 0 0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर में है। हाँ, अब b को सब्जेक्ट बनाना है तो xt को कहां डालेगा, नीचे डाल दे इधर x और t। अब x तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स L1। फिर t क्या होता है, टाइम होता है, इसमें दिया नहीं है। टाइम के लिए क्या आ जाएगा t1। अब इन सबको ऊपर लगा दे भाई, ये 1 ऊपर जाएगा तो -1, ये ऊपर जाएगा तो -1। ये हो गया b का MLT। लेकिन उसने MLT नहीं पूछा है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने पूछा है यूनिट। तो अरे यार कौन सा बड़ा तीर है, ये किलोग्राम पे 0 है, जान दे। ये है लेंथ मतलब मीटर, ये है टाइम मतलब सेकंड। बन गया ना आंसर, मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आंसर है। क्लियर, ओके। एक और देख, ये लास्ट वाला है, थोड़ा टफ है। टफ नहीं है, लेंथी है। आपको सब कुछ टफ लगता है, आप नया नया बच्चा हो 11वीं में। मैं तो जब तू घोड़िया में था ना, यू अंडरस्टैंड, घोड़िया जब बच्चा छोटा होता है तो उसको झूले में डालते हैं, दैट झूला इज कॉल्ड घोड़िया इन गुजराती लैंग्वेज। आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरात, तो मेरे पढ़ाने में थोड़ा गुजराती लैंग्वेज का टच होता है, ओके, होना भी चाहिए। जब तू झूले में था ना, मैं तब से पढ़ा रहा हूं, 16 साल लगभग हुए मुझे पढ़ाते हुए, 16-17 साल। और तू भी 16 साल का ही हुआ होगा, अभी 11th में पढ़ रहा है तो, है ना। हाँ, तो मैं तो 16 साल से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मुझे तो ये चीजें बच्चों जैसी लगती है। जैसे तेरे को भी एबीसीडी कैसा इजी लगता है, वैसे मेरे को एबीसीडी लगता है। लेकिन नर्सरी का बच्चा होता है, उसके लिए एबीसीडी और ये सब थोड़ा कितना टफ होता है ना। हाँ, तो अभी तेरी नर्सरी चल रही है फिजिक्स में। चल, एक इक्वेशन दिया है E²/ε0hc, इसका डायमेंशन निकालना है सबका और आंसर लाना है। पहले दिन सारे टर्म्स को पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन से टर्म्स है और क्या तुझे इनके एमएलटी आते हैं। मैंने जो टेबल में 1 to 30 करवाए थे, क्या उसके अंदर से कुछ है या बाहर का कुछ है, देख आराम से। चल, सबसे पहला ये है ई को क्या समझना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एमएलटी तो पता है, मेरे टेबल में आया था T1 A1। लेकिन यहाँ पे E² है तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर लगने से ये 2 अंदर आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो गया इसका एमएलटी। डन। चलो दूसरे टर्म को पकड़ो, ε0। हाँ, ये तो सर आपने जो टेबल पढ़ाया, इसका लगभग 58 मिनट 1 घंटे का वीडियो में देखा आपका, लेकिन उसमें कहीं ये था नहीं सर, नहीं था। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस 1 2 3 पढ़ा, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर था, उसमें देख इसको प्रूव करके लाया था मैं, याद कर। हाँ, तो ये प्रूव करवा दिया है पूरा। -13 42,
-13 42, -13 42। ठीक है, अब ये है h को क्या समझना है, प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट तो अपन ने बनाया था ना, मेरे को याद नहीं है, तेरे को याद है तो बोल, नहीं याद है 121 लास्ट वाला माइनस। फिर ये c को क्या समझना है, स्पीड, और स्पीड है तब तो पकड़ लेंगे 0 1 -1। ओके चलो, ये सारे एमएलटी बन गए। अब इन सबको रख के सिर्फ मैथमेटिक्स लगाना है। ओके चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सारे एमएलटी निकाल लेना, e² अपॉन एप्सिलॉन 0 hc। चल e का एमएलटी रख लाया ना 0022 0022 e² का हो चुका है, इस पे स्क्वायर मत करना वापस। एप्सिलॉन 0 का अब भी तो बोला था, देखने की क्या जरूरत है, -13 42 MLTA -13 42। फिर प्लैंक का क्या बोला था, 121, हाँ 121 लास्ट वाला माइनस। फिर स्पीड ऑफ लाइट, अरे भाई ये तो अपने घर का ही है, जानते पहचानते इसको तो। हो गया, चलो बच्चा लोग अब इसको सॉल्व। अभी नीचे बहुत लफड़ा है तो ऊपर हाथ लगाना नहीं, ऊपर जैसा है वैसा ही लिख दे थोड़ी देर। पहले नीचे के झगड़े सॉल्व कर, चल करते हैं। देख ये m 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो इसको एक ही बार लिखना है। देख बड़ा सा ऐसे लिख, m लिखा। अब इस पे जितनी भी पावर्स है ना सबको इधर लाके इकट्ठा कर दे। देख ये रहा -1, फिर ये +1, फिर ये रहा 0। m के झंझट खत्म। अब ऐसे बड़ा सा l लिख, ठीक है। अब l पे देख, ये -3 है, ये +2 है और ये +1 है। फिर t देख, यहां पे 4 है, यहां पे -1 है और यहां पे -1 है। फिर a देख, a पे तो 2 है और कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। चलो भैया, बे है, गुजराती में बे बोलते दो आई टोल्ड यू ना, थोड़ा गुजराती टच आएगा। 0 ए 0, अरे दो, अरे बाप रे, तो सब गया, निकल चल। इसका आंसर आ गया 0 0 0। बच्चा लोग, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इतना डेंजरस दिख रहा था, हमारा आंसर आया 0 0 0। ठीक है, वो याद रहेगा ना नोटिस, होमवर्क कॉपी नहीं करना, अपना खुद का सोच डालने का, ठीक है। और आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो, ऐसे नहीं है, आप हो स्मार्ट। लेकिन समझ, वो बोला ना भी कि जब तू झूले में था ना, उआ कर रहा था, मैं तब से पढ़ा रहा हूं, समझा। तो ऐसा अपना थॉट डालो। टीचर को मूर्ख बना के कुछ फायदा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, समझ, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। तू कमजोर हो जाएगा, तू अपनी सोच से नहीं चल पाएगा, ठीक है। टेक केयर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।